हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को स्लीपी क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से। नया साल है, थोड़े नए रेजोल्यूशंस आपने डेफिनेटली यहाँ पर सेट किए होंगे। तो जैसे कि यूपीएससी प्रिपरेशन है, वैसे ही न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस रहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना है, रिजल्ट अच्छा जरूर देखने को मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो अपने रेजोल्यूशंस के ऊपर आपको काम करना है, जो अपने शेड्यूल्स यहाँ पर सेट किए हैं इस आने वाले साल के लिए, आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए, उन्हें यहाँ पर सेट करना है, उनके हिसाब से यहाँ पर काम करना है। टाइम एंड अगेन अपनी प्रिपरेशन की टेस्टिंग भी करनी है ताकि आइडिया लग सके कि किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। तो टेस्टिंग को ही मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा प्रीमिक्स का सेशन है। 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड आपका ये सवाल है। अब डेफिनेटली आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ा होगा, इजीली आप उसे समझ पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, कहा जा रहा है कि कंट्री एक्स हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले कुछ सालों में। तो गवर्नमेंट कंसर्न्ड है उसके इंपैक्ट के बारे में कि किस तरीके से इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, एंड दे आर कंसिडरिंग सम मेजर्स टू एड्रेस इट। तो यदि ये जो कंट्री एक्स इंडिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस करंट अकाउंट डेफिसिट में। ठीक है कि करंट अकाउंट डेफिसिट यदि आ रहा है तो इन 4 फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर्टिकुलर फैक्टर का वहां पर देखने को मिलेगा। तो पहले में कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। सेकंड में कह रहे हैं कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया डोमेस्टिक जो सेविंग्स रेट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि सब्सटैंशियल ग्रोथ है एक्सपोर्ट की ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सोचिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बही खाता है जो कि यहां पर इंडिया की किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस यहां पर हो रही हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे यहां पर रजिस्टर करता है, उस पूरे रिकॉर्ड को यहां पर मेंटेन करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 2 अकाउंट्स यहां पर रहते हैं, एक आता है करंट, सेकंड वन इज योर कैपिटल, राइट। करंट अकाउंट बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता है जिसकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, उसी समय उनकी सेटलमेंट वहां पर हो रही है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां पर हो रहा हो, राइट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिनका कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, हो सकता है बाहर इन लेटर ऑन वो पुल आउट कर ली जाए। लोन्स जब हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है जी, आपकी वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हम जिन्हें यहां पर मानते हैं, ठीक है जी, या कैपिटल आपके ट्रांजेक्शन जिन्हें हम यहां पर मानते हैं, राइट। तो करंट अकाउंट के केस में कहा जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब यदि जब भी हम डेफिसिट की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि किसी चीज की कमी है, राइट। अब करंट अकाउंट में जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, पहला आपके लिए होमवर्क क्या है कि बताइए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। बट सिंपल तरीके से अगर हम इसे समझें कि डेफिसिट यदि यहां पर क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के द्वारा कुछ ना कुछ कमाया जा रहा होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा भी किया जा रहा होगा, जैसे हम पब्लिक फाइनेंस में इसे पढ़ते हैं, ठीक है, आपका फिस्कल डेफिसिट, वैसे आप इसे भी यहां पर समझ सकते हैं। अब हम पैसे कब कमाएंगे, जब हम किसी चीज का एक्सपोर्ट यहां पर करेंगे, और खर्चा कब करेंगे, जब हम किसी चीज को यहां पर इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो डेफिसिट कब क्रिएट होता है कि भैया जब आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, राइट। तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि भैया यदि इंपोर्ट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एंड एक्सपोर्ट्स कम देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर क्रिएट हो रहा है, राइट। चलिए, अब इंपोर्ट्स की वैल्यू और एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि भैया करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में, और यदि ये कंट्री एक्स इंडिया है, यदि ये कंट्री एक्स इंडिया है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का यहां पर पड़ेगा। तो पहली अगर हम ऑप्शन देखें, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही तो हमारे पास डॉलर आ रहा है, राइट, और ये डॉलर हमारा फॉरेक्स में जाएगा जो कहीं ना कहीं इस करंट अकाउंट डेफिसिट को सप्लीमेंट करेगा, तो इसका तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भैया, करंट अकाउंट डेफिसिट इसके से तो नहीं बढ़ेगा। सेकंड में यहां पर कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की करेंसी है, माने कि रुपए, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, माने वो डेप्रिशिएट हो रहा है यहां पर। तो उस केस में क्या होगा, अब याद कीजिए कि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट इंपोर्ट्स के ऊपर कैसे पड़ता है और एक्सपोर्ट्स के ऊपर कैसे पड़ता है। तो इंपोर्ट्स के केस में जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो महंगे होने शुरू हो जाएंगे, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अब यदि इंपोर्ट बिल यहां पर बढ़ना शुरू हो जाए तो उस केस में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये एक पॉसिबल यहां पर फैक्टर है, ठीक है, जिसका इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। सेकंड करेंगे राइज इन द डोमेस्टिक सेविंग्स रेट, कि डोमेस्टिक सेविंग्स रेट में हमने इंक्रीज देखा,
तो सेविंग्स जब बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा भी यहां पर कम होगा, तो शायद थोड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंस भी यहां पर कम हो जाए। बट कहीं ना कहीं अगर सेविंग्स रेट बढ़ रहा है तो उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, बैंक्स के माध्यम से, ठीक है। और यदि सेविंग्स रेट डोमेस्टिकली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की डिमांड रहती है हम उसे यहां पर कम कर पाएंगे, राइट। बाहर से उधार लेने की जो हमारी डिमांड है उसे हम यहां पर कम कर पाएंगे, तो इसका भी इंपैक्ट यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर नहीं पड़ेगा कि उसे इंक्रीज करेगा, उसे कंट्रीब्यूट करेगा। लास्ट ऑप्शन क्या कह रही है कि सब्सटैंशियल ग्रोथ है इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। अब यहां पर हमारा एक्सपोर्ट सेगमेंट बढ़ने की बात हो रही है, तो यदि एक्सपोर्ट यहां पर ग्रो करेगा तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा जो एक फेवरेबल ऑप्शन लगती है वो कौन सी है कि यहां डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी की, जब डेप्रिसिएशन हो रही है रुपये की तो उस वजह से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और वो थोड़ा और वाइड यहां पर हो सकता है। अब आपके मन में एक और डाउट यहां पर आ सकता है, आप कह सकते हैं कि यदि सर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट्स को भी तो यहां पर बेनिफिट मिलेगा, राइट। बट यहां पर देखो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि कंट्री एक्स इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट है वो इंपोर्ट बिल पर ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। कि वो तो हमारी डिपेंडेंसी है ही कि भैया हम बाहर से चीजें इंपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर फैक्टर को यहां पर प्रेफरेंस देंगे, तो इसी वजह से आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, और वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाई गई है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर देखने को मिल रहा है। कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंपोर्ट है काफी ज्यादा चीजों का देखने को मिलता है, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड इंपोर्ट्स आपके प्राइमरीली लीड करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो ठीक है हम काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बट अभी भी वो एक लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाए जहां पर हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ सके। इकोनॉमिक एक्सपेंशन अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड यहां पर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उस वजह से हमारा इंपोर्ट भी यहां पर बढ़ेगा, ठीक है जी। रिसेशन की वजह से आपके एक्सपोर्ट्स यहां पर डिक्लाइन कर सकते हैं यदि बाहर रिसेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया में रिसेशन है तो हाँ उसका इंपैक्ट हो सकता है कि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज को हम फिर फर्दर एक्सपोर्ट कर सकें, एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक बार गो थ्रू कीजिए एंड डेफिनेटली आपको यहां पर समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल डेट के इंडिकेटर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है कौन सी है। पहले में कह रहे हैं कि देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन इंडियाज एक्सटर्नल डेट ओवर पास्ट 5 years। सेकंड में कह रहे हैं कि आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2017 इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हैव नॉट रीच द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट, कि जितना एक्सटर्नल डेट हर एक साल वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 18 में कैलकुलेट किया गया होगा कि एक्सटर्नल डेट कितना है, और उसी समय पे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उन्हें भी यहां पे कैलकुलेट किया गया होगा। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 2017 जब भी आपके हर एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेशन की जा रही है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उसकी जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल डेट के कंपैरेटिवली वहां पर आ गई हो, कि जितना एक्सटर्नल डेट है उतने ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, आपका एक तरीके का थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। कि यहां इंडिया का पिछले 5 सालों में अगर हम देखें जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का यहां पर आया था तो उस केस में डेफिनेटली ये देखने को मिला था कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो ग्रेजुअली यहां पर इंक्रीज कर रहा है। बट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2017 एक मोमेंट यहां पर डेफिनेटली आया है जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, हमने उतना फॉरेक्स रिजर्व यहां पर अकोमुलेट किया है जितनी हमारी एक्सटर्नल डेट है। 2021 के फाइनेंशियल ईयर की यहां पर बात हो रही है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, एंड सिंस आपका 2020-21 के दौरान कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से उतनी ज्यादा आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी धीरे धीरे ग्रो होती हुई देखने को मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी उतना मेंटेन्ड यहां पर था कि एग्जैक्टली जो उसकी रेशियो जब यहां पर कैलकुलेट की गई तो इक्वल टू 100 आई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टेबल जो है अगेन इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था जिसमें इंडिया के की एक्सटर्नल डेट इंडिकेटर्स यहां पर मेंशन किए गए थे कि कितना एक्सटर्नल डेट है। तो आप ग्रेजुअली यहां पर देख सकते हैं इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है, और इसे आप सिर्फ यहां तक ही देखिएगा, ये जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं ये आपके कुछ मंथ्स के यहां पर डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। उस हिसाब से आपकी रेशो क्या रही है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, उसके अलावा डेट सर्विस रेशो यहां पर क्या रहा है, कंसेशनल लोन्स की कितनी यहां पर रेशो देखने को मिली है, शॉर्ट टर्म डेट की रेशो यहां पर क्या देखने को मिली है, शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल डेट की रेशो क्या देखने को मिली। तो सारी रेशो सिर्फ एक तरीके के इंडिकेटर्स यहां पर है कि कितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है एंड कितना हमारा ओवरऑल एक्सटर्नल डेट यहां पर देखने को मिल रहा है। और यदि ये जो पर्टिकुलर रेशो जो हम यहां पर अचीव की थी हमने 2021 में कि उतने फॉरेस्ट रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो एक सस्टेनेबल पैरामीटर है कि जी हां उतने फॉरेस्ट रिजर्व्स इनके पास हैं कि अपने एक्सटर्नल डेट की अगर इन्हें भरपाई करनी हो तो इनके पास अवेलेबल है उतने अमाउंट ऑफ डॉलर्स या जो भी इनके फॉरेस्ट रिजर्व एसेट्स यहां पर हैं। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर होगी हो। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन अगेन फॉरेस्ट रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एसडीआर, उससे रिलेटेड यहां पर पूछा गया है कि कह रहे कि नए करेंसी वेट्स एसडीआर वैल्यूएशन बास्केट के लिए डिटरमाइन किए गए थे बाय द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2022 में, जब इस प्रकार का एसडीआर वैल्यूएशन रिव्यू उनके द्वारा वहां पर किया गया। तो ये जो पर्टिकुलर 4 करेंसीज दी गई हैं, इनके कौन सी करेंसीज के वेट में इंक्रीज देखने को मिला था इस पर्टिकुलर रिव्यू में जो 2022 में यहां पर हुआ। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो या चाइनीज रेनमिनबी। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर यूएस डॉलर एज वेल एज चाइनीज रेनमिनबी, ठीक है जी, इन दोनों की जो वेटेज थी एसडीआर बास्केट में, इन दोनों करेंसीज की जो वेटेज थी एसडीआर बास्केट में, वो बढ़ती हुई देखने को मिलती कि 2015 में पहले कैलकुलेट किया गया था, फिर 2022 में यहां पर आपका रिव्यू हुआ था। वैसे हर 5 साल बाद रिव्यू होता है, बट 2022 में हुआ था क्योंकि 2020 में रिव्यू नहीं कर पाए, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद से 2022 में क्या नोटिस किया गया कि भैया जो आपका यूएस डॉलर है और जो आपका चाइनीज रेनमिनबी है, दोनों की ही प्रेजेंस, ग्लोबल जो प्रेजेंस है, ट्रेड सेटलमेंट में जो प्रेजेंस है, वो बढ़ती हुई देखने को मिली। अब उसमें आप इजीली कह सकते हैं कि चलो डॉलर तो आपका एज ए रिजर्व एसेट देखने को मिलता ही है, ठीक है जी। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस जो सेटल की जाती हैं मेजॉरिटली आपकी यूएस डॉलर के माध्यम से ही वहीं पर सेटल की जाती है। इंडिया के केस में देख लो भाई, यदि हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, हमें भी डॉलर के माध्यम से वहां पर पेमेंट करनी पड़ती है। हालांकि सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स रखे गए हैं कि डॉलर की डिपेंडेंस कम की जा सके, जिसके माध्यम से रुपी के माध्यम से ट्रेड सेटलमेंट यहां पर की जा सके। वस्त्रों नौस्त्रों वाली चीजें जो आपने पढ़ी होंगी, तो वही यहां पर एप्लीकेबल है। अच्छा, बट 2015 के बाद हमने क्या देखा कि चाइना की प्रेजेंस भी वैसे बढ़ी है, ठीक है। ग्लोबल अगर हम ट्रेड में देखें, चाइना ने एक बहुत ही अच्छे एक्सपोर्टर का यहां पर रोल प्ले किया है। काफी सारी जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन है, वहां पर चाइना की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग यहां पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसकी वेटेज, इसकी करेंसी की वेटेज यहां पर इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही 2022 और 2015 के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिला वेटेज में, तो डॉलर ने यहां पर इंक्रीज देखा, यूरो ने यहां पर डिक्रीज देखा, युआन ने यहां पर इंक्रीज देखा, चाइनीज रेनमिनबी का दूसरा नाम, एंड येन ने यहां पर डिक्रीज देखा, पाउंड ने भी यहां पर डिक्रीज देखा, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए कि जो चाइनीज करेंसी है ना, युआन या जो आपकी चाइनीज रेनमिनबी है, ये कब इस एसडीआर बास्केट में इंक्लूड की गई थी, ठीक है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। चलिए, फिर आती है बात डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट टू बी प्रिसाइज। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि ये आपकी यूज की जाती हैं बाय द फॉरेन कंपनीज टू मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट्स। सेकंड में कह रहे हैं भैया डिनोमिनेटेड है इन रुपीज, ठीक है जी। एंड थर्ड में कह रहे हैं जो आपके आईडीआर होल्डर्स हैं, जिस प्रकार के डिपॉजिट रिसीट्स के होल्डर्स हैं, दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स एंड देयर बाय डू नॉट हैव द डायरेक्ट राइट कि भैया उन्हें डिविडेंड्स भी यहां पर रिसीव हों। कि जैसे जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी प्रॉफिट कराती है, तो आपको भी वहां पर डिविडेंड्स मिलते हैं, राइट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भैया ये राइट आईडीआर जो होल्डर्स हैं, जो इस प्रकार के डिपॉजिट रिसीट्स को वहां पर खरीदते हैं, उनके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। चलिए, तो डिपॉजिटरी रिसीट का जो फिनोमिना है, हम अपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो एक आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड सेकंड वन इज योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपकी 2 कैटेगरीज, एक भैया जो आपकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाहर से हम देखने को मिलती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से यहां पर इन्वेस्टमेंट होती है। तो डिपॉजिटरी रिसीट बेसिकली एक टूल, एक फाइनेंशियल टूल, एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब सिंस यहां पर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में बात की गई है, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि समझिए कि इंडिया का कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है बाहर की कंपनी में पैसा लगाना, ठीक है। बाहर के किसी कंपनी के शेयर्स वहां पर खरीदना चाहता है, ठीक है। बट वो डायरेक्टली जाके नहीं खरीद सकते कि भैया वहां की स्टॉक एक्सचेंज के साथ उससे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वहां पर आती हैं ये डिपॉजिटरी रिसीट्स काम। किस तरीके से, अब इसका आपने एग्जांपल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से भी समझा होगा। चलो यहां पर भी समझ लेते हैं आपकी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट को, तो आप एग्जैक्टली एडीआर और जीडीआर को भी वहां पर समझ लेंगे। अब इंडियन इन्वेस्टर एक बाहर की यूएस की कंपनी में वहां पर चाहता है पैसा इन्वेस्ट करना, मानते हैं टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यदि वो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहें, तो क्या ऑप्शन है डिपॉजिटरी रिसीट का, कि इंडिया का बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई बैंक का एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, और उनकी ब्रांच एक वहां पर यूएस में भी है। अब इस एसबीआई बैंक ने क्या किया, टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए, मानते 10 शेयर्स यहां पर इनके द्वारा खरीद लिए गए। अब वो 10 शेयर्स का एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर बनाएंगे, एक डिपॉजिटरी रिसीट यहां पर बनाएंगे कि भैया टेस्ला कंपनी के शेयर हैं और 10 शेयर्स की ये वैल्यू यहां पर होल्ड करते हैं, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि भैया एसबीआई ने जब ये जो कि यूएस में जिनकी ब्रांच थी, उन्होंने टेस्ला के जब शेयर्स वहां पर खरीदे थे, मान लेते हैं कि भैया $1000 में यहां पर खरीदे थे।
अब वो इस पर्टिकुलर डिपॉजिट रिसीट को, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल टूल को ट्रेड करना शुरू कर देंगे इंडिया की स्टॉक मार्केट में कि भैया ये एक डिपॉजिट रिसीट है, कोई इसे खरीदना चाहता तो बताइए। तो वैसे ही जो इंडियन इन्वेस्टर रहेगा वो फर्दर इस डिपॉजिट रिसीट को यहां पर खरीद पाएगा, जिसके चलते वो इनडायरेक्टली टेस्ला के 10 शेयर्स यहां पर होल्ड करके बैठा है। ठीक है, तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज मोबिलाइज कर सकती हैं सेविंग्स फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट्स, कि इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो चाहता है इन्वेस्ट करना, तो फॉरेन कंपनीज के पास ये टूल अवेलेबल है। तो डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इसका ट्रेड यहां पर हो रहा है इस डिपॉजिट रिसीट का, कि भैया पहले एक इन्वेस्टर खरीद रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है कि नहीं यार टेस्ला तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, चलो मैं भी यहां पर इसकी डिमांड क्रिएट करता हूं, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग यहां पर खरीदना शुरू करेंगे। तो ये रुपी डिनोमिनेटेड यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट में इसका ट्रेड यहां पर हो रहा है। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसी के अलावा आईडीआर जो आपके इस प्रकार के इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स के होल्डर हैं, दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स, क्यों डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं है। शेयर एक्चुअली जो ओनरशिप है वो तो इस एसबीआई की ब्रांच के पास है ना, इन्होंने यहां पर खरीदे हैं इसे। ठीक है, एक्चुअल ओनरशिप तो इनके पास है। अच्छा हाँ, एसबीआई की ये ब्रांच जो है ये इन्हें यदि यहां पर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, और वो फर्दर आगे जाके इन डिपॉजिटरी रिसीट्स के जो होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहें तो वो उनका यहां पर राइट हो सकता है। उनके पास यहां पर ऑप्शन है कि अगर वो सेम प्रॉफिट्स इन आईडीआर होल्डर्स को भी यहां पर देना चाहें। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहां करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां पर पॉइंट में समझाई गई है, सिमिलर टू एडीआर और जेडीआर यहां पर काम करते हैं। ठीक है, अब अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट किस में डिनोमिनेटेड रहेंगे भैया? डॉलर में रहेंगे। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स आपके डॉलर में भी हो सकते हैं, यूरो में भी यहां पर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो हमने समझ लिया। इंडियंस द्वारा यूज किए जा रहे हैं ताकि फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, फॉरेन कंपनीज फर्दर इंडियन इन्वेस्टर से पैसा यहां पर ले सके, उसके लिए भी यहां पर ये यूज किए जा रहे हैं। बट ये जो पर्टिकुलर आईडीआर होल्डर्स हैं ये यहां पर शेयर होल्डर्स नहीं है। मुंबई की ही आपकी एक ट्रिब्यूनल है, उनके द्वारा ये ऑर्डर्स यहां पर पास किए गए थे कुछ एक पर्टिकुलर मैटर में, उसमें पॉइंट्स यहां पर सामने आए थे। चलिए, तो आई होप एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप होगी हो। चलिए, जाते जाते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर। ठीक है, समझिए इस चीज को, यहां इंपॉर्टेंट टर्म्स को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए जब भी आपको ऐसे दिखें। नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, जो कि सरकार या फिर आरबीआई यहां पर लेगी ताकि वो इंडियन रुपी का जो स्लाइड हो रहा है, माने कि जो इंडियन रुपी यहां डिप्रिशिएट कर रहा है उसको रोकने के लिए, कि इनमें से ऐसा कौन सा मेजर है जो कि इंडियन सरकार या फिर आरबीआई द्वारा नहीं लिया जाएगा। पहला कह रहे हैं कि भैया जो आपके नॉन एसेंशियल गुड्स का जो इंपोर्ट्स है उसे यहां पर कम किया जाए और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो भैया एक्सपोर्ट्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे द्वारा थोड़ा रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि हम डॉलर्स में अर्निंग यहां पर जनरेट कर पाएंगे। यदि हमारा इंपोर्ट यहां पर बढ़ता गया, नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट अगर हम नहीं रोक पाए तो डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से अगेन रुपये के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये वाला स्टेप तो नहीं लिया जाएगा। सेकंड कह रहे हैं कि एनकरेज करें इंडियन बोरोर्स को कि भैया इशू करें रुपये डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, कि यहां पर अगर इंडियन बोरोर्स द्वारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स यहां पर की जा रही हैं और वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, ठीक है, तो जब उसकी भरपाई करेंगे तो फिर से डॉलर की डिमांड यहां पर क्रिएट होगी। जब भैया अपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल की पेमेंट करनी है, तो अगेन डॉलर की डिमांड यहां पर क्रिएट होगी। तो उस केस में अगेन रुपये के ऊपर यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। बट यदि मसाला बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जा रहे हैं, एनकरेज किया जा रहा है इंडियन बोरोर्स को भैया मसाला बॉन्ड इशू करो, जो कि रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स यहां पर देखने को मिलते हैं, तो अगेन डॉलर की डिमांड हम कम से कम क्रिएट करेंगे। थर्ड यहां पे कह रहे हैं कि इजी कीजिए कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से जो आपकी कंडीशन, जो जितनी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे इजी करने की यहां पर बात की गई है। अब अगेन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कि बाहर से कंपनीज के द्वारा उधार उठाया जा रहा है, अगेन जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड यहां पर देखने को मिलेगा। अब उसकी कंडीशन इजी करने का मतलब क्या है कि भैया थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर दो, एडिशनल कॉस्ट जो यहां पर रहती हैं बोरोर्स के लिए उसे कम कर दी जाए। तो उसे अगर कम करेंगे तो अगेन डॉलर की जो डिमांड रहेगी जब आपको रिपेमेंट करनी है तो वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, रुपये को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ये भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। फोर्थ स्टेप यहां पर क्या करें कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर फॉलो की जाए। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, उनके द्वारा ये स्टेप लिया जा रहा है कि भैया मनी सप्लाई हमें एक्सपैंड करनी है, बढ़ानी है। तो उस केस में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट्स यहां पर कम किए जा सकते हैं। अब यदि इंटरेस्ट रेट्स कम किए जा रहे हैं, और जो कि डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टूल है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, तो कहीं ना कहीं जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट क्लोज टू डेवलप्ड इकोनॉमीज का देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर इस प्रकार की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, तो उस केस में बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। ठीक है, और बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा तो भैया हमारे पास डॉलर कैसे आएगा, हमारे फॉरेक्स में डॉलर कैसे अकोमोडेट होगा? तो ये एक पर्टिकुलर स्टेप है जो कि यहां पर नहीं लिया जाएगा, और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन भी है। पहले तीन स्टेप्स कहीं ना कहीं इंडियन रुपये का जो प्रेशर है
उसके ऊपर जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का प्रेशर पड़ रहा है उसे कम करने में हेल्प करेंगे। बट फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं इस चीज को यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई जा रही है तो अगेन डिमांड को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से अगेन इंपोर्ट्स की भी डिमांड यहां पर बढ़ेगी। इंपोर्ट्स का डिमांड बढ़ेगा तो हमारी डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ेगी, एंड डॉलर की डिमांड यदि बढ़ेगी तो उसकी वजह से रुपये के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट यहां पर होगा। तो आई होप ये जो चीजों को लिंक करने वाली चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो, तो वही पॉइंट्स आपको यहां पर भी समझाए गए हैं। चलिए, तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप हुई हो इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए। यहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नया साल है, नए तरीके से हम और कोशिश करेंगे प्रीमिक्स के क्वेश्चंस यहां पर निकालने का। आपको भी यहां पर एक प्रॉमिस रखना है खुद से कि आप डेली बेसिस पर इस इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे, ताकि जो 2024 का आपका अटेम्प्ट है उसकी भरपूर तरीके से आपकी टेस्टिंग हो सके। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।